दोस्तों, जिस कांता देवी ने एक अनाथ बच्चे को अपना बेटा समझकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, दुनिया की हर सुख सुविधाएं समय से पहले उसे मुहैया कराई, यहाँ तक कि अपना घर मकान बेचकर उसे व्यापार कराया, आज वो ही बच्चा बुढ़ापे की उम्र व बीमारी के इस पड़ाव में उस कांता देवी से नफरत करने लगा है। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता रहे और हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये आज की कहानी। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में मुजफ्फरनगर मार्ग पर दोराला और सकौती के बीच में सन 2000 में सड़क पर एक कार दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना इतनी भयंकर होती है कि आसपास के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस कार में एक पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं तो पास की झाड़ी में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वे लोग उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, जो बच्चा उन्हीं दंपति का होता है। दोस्तों, वे उन तीनों को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उस महिला को मृत घोषित कर देता है और उस पुरुष को गंभीर रूप से चोट लगी हुई है, उसकी सांसें चल रही हैं। तो डॉक्टरों से वह कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे किसी से मिलना है और मेरा मिलना उससे बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरह से मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम मिलना किससे चाहते हो। उस पुरुष का नाम शाहिद होता है और वह कांता से मिलने का निवेदन करता है। किसी तरह से कांता देवी को बुलाया जाता है और कांता देवी से उसकी मुलाकात कराई जाती है। वह कांता देवी से अपने बच्चे को सौंपते हुए कहता है कि कांता, इस बच्चे को तुम अपना ही बच्चा समझना और इसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करना, इसे एक अच्छा इंसान बनाना। दोस्तों, पहले तो कांता मना करती है, लेकिन शाहिद के कहने पर वह उसे अपने साथ ले आती है। दोस्तों, मेरठ शहर में एक कबाड़ी बाजार नाम का इलाका है जिसमें देह व्यापार का धंधा जोरों से चलता है और दूर दूर तक बदनाम है। देश के दूर दराज से वहाँ लड़कियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। उसी कबाड़ी बाजार में कोठा नंबर 44 में कांता नाम की एक खूबसूरत वेश्या के यहाँ शाहिद का आना जाना होता है। उसकी खूबसूरती के चर्चे सुनकर ग्राहक आते हैं। वो बेहद ही खूबसूरत है। उन्हीं में से एक शाहिद होता है। दोनों के संबंध पति पत्नी की तरह होते हैं। शाहिद उससे शादी तो नहीं कर पाता है, लेकिन उस पर बहुत भरोसा करता है। वह उसे अपनी पत्नी का ही दर्जा देता है। दोस्तों, एक बार नारी शोषण उत्थान के लिए संकल्प नाम की संस्था चलाने वाली संस्था की संस्थापिका अतुल शर्मा को पता चलता है कि कोठा नंबर 44 पर एक लड़की को गैर कानूनी तरीके से लाया गया है और उससे देह व्यापार कराया जा रहा है। तो अतुल शर्मा पुलिस की मदद से कोठा नंबर 44 पर छापा मार देती हैं। वह लड़की तो उन्हें वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 4 या 4.5 साल रही होगी, उसकी आवाज़ आती है। वो कहता है
कि देखो पूजा, तुम्हारा ग्राहक आ गया है। उसकी भाषा बहुत ही अभद्र और गाली गलौज भरी भाषा है। उसकी आवाज़ सुनकर अतुल शर्मा उसके पास जाती हैं और वह किसी से पूछती हैं कि ये बच्चा किसका है। दोस्तों, उनमें से एक लड़की कहती है कि ये बच्चा मालकिन कांता देवी का है। अतुल शर्मा कांता देवी को बुलाती हैं और उनसे उस बच्चे के बारे में पूछती हैं। दोस्तों, कांता देवी अतुल शर्मा से बताती हैं कि दीदी, अब तो ये मेरा ही लड़का है, लेकिन कुछ दिन पहले इसके माँ बाप एक सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं और इसके पिता ने मरने से कुछ समय पहले इसको मुझे सौंप दिया है। इसका नाम आबिद है। अतुल शर्मा कांता से कहती हैं कि कांता, ये बच्चा तुम्हारे पास किसी की अमानत है। यहाँ इसका जीवन ना बर्बाद करो। इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ और इसके भविष्य की चिंता करो। तुम इसे किसी अच्छे स्कूल में डाल दो। अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, कांता देवी आबिद का दाखला शहर के एक अच्छे जाने माने स्कूल में कर देती है। आबिद धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है और वो उस स्कूल से इंटरमीडिएट कर लेता है। दोस्तों, उसकी रहने की व्यवस्था भी कांता देवी वहाँ से हटकर कर देती है। इंटर करने के बाद आबिद अपनी माँ कांता से कहता है कि माँ, मैं बीटेक करना चाहता हूँ और देहरादून से करना चाहता हूँ। तो कांता देवी कहती है कि बेटे, मैं तुझे बीटेक तो करा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दोस्तों, आबिद जिद कर लेता है तो कांता देवी अपने सारे गहने बेच देती है और आबिद का दाखला देहरादून के स्कूल में करा देती है। दोस्तों, देहरादून से पढ़कर वो अपनी डिग्री लेकर वापस मेरठ आ जाता है और मेरठ में आकर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है। तो कांता देवी कहती है कि बेटा, जब तुझे बिजनेस ही करना था तो तूने इतने पैसे देहरादून में क्यों खर्च किए, और अब व्यापार कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, आबिद जिद कर बैठता है और वो कहता है कि माँ, कैसे ही करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे व्यापार कराओ। दोस्तों, कांता देवी का एक पुश्तैनी मकान होता है। वो पुश्तैनी मकान को अपने बेटे की खुशी के लिए बेच देती है और शहर की एक अच्छी मार्केट में, जिसका नाम आबू लाइन होता है, वहाँ उसे एक शोरूम दिला देती है और उस शोरूम में उसकी दुकान खुलवा देती है। दोस्तों, आबिद का शोरूम इतना अच्छा चलता है, उसकी दुकान इतनी अच्छी चलने लगती है कि वह बाज़ार में अपनी एक पहचान बना लेता है। दोस्तों, इधर उम्र के पड़ाव और बीमारी ने कांता देवी को लाचार और मजबूर कर दिया है। उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं। वह यौन संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित है। डॉक्टरों के मुताबिक बताया जाता है कि वह एड्स से भी पीड़ित है और दमा व थायराइड से उसका शरीर काफ़ी मोटा हो गया है। उसके बस की अब चलना फिरना नहीं रह गया है। वह एक जगह पड़ी रहती है, लेकिन आबिद कभी उसके पास नहीं आता है। दोस्तों, अतुल शर्मा को पता चलता है। वो एक बार कांता देवी से मिलने के लिए उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि आबिद कहाँ है। तो वह आबिद के बारे में सब कुछ बता देती है। तो अतुल शर्मा को बड़ा दुख होता है। वह आबिद के पास उसके शोरूम पर जाती है और उससे कहती है कि आबिद, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है
उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, तुम्हें यहाँ तक लाने में उसी का योगदान है, तुम्हें उसकी देख रेख करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आबिद अतुल शर्मा की बात को नज़रअंदाज कर देता है। वह अपनी माँ से नफरत करता है और उसकी माँ कांता देवी आज भी सितंबर 2023 तक मौत और ज़िंदगी से जूझ रही है। ना जाने कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आबिद उसका ध्यान नहीं रखता है। इधर कबाड़ी बाजार में देह व्यापार के चलने वाले धंधे को शासन व प्रशासन बंद करा देता है और अब कांता देवी के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इस आशा के साथ कि फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।